हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले क्लास में मोमेंटम वगैरह कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 का, है ना, फिजिक्स का। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंटम पढ़े थे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंटम पढ़े थे, तो ध्यान दो, मोमेंटम हम लोग पढ़े थे, इसको पी से नोट किए थे। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या था, m मल्टीप्लाई बाई v, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम हम लोग क्या पढ़े थे, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, वो कहीं से चलना स्टार्ट किया और कहीं गया, तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कुछ होगा और जाने पे वेलोसिटी, कहीं पहुंचने पे वेलोसिटी उसका कुछ होगा। ठीक है, तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और गया कहाँ पे, पॉइंट बी पे। यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी था, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, m है। और ये जो स्टार्टिंग वेलोसिटी से जा रहा है वो u से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मास तो चेंज नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास m ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी v हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो हम बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम समझना है। अब देखो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा मोमेंटम भी चेंज होगा ना, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय v। अगर v चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। जब मास कांस्टेंट है, देखो मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो जितना गुना वेलोसिटी चेंज होगा उतना ही गुना मोमेंटम भी चेंज होगा। पढ़ा था ना, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v व्हेन मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दो, तो p इज इक्वल टू mv है। तो मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेरा है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और मास इज इक्वल टू क्या है, m है। तो मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज नोटेड बाय pi। इनिशियल मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे, pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पे मेरा फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, v है। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरा, v है। और मास यहाँ पे भी सेम है, मास यहाँ पे भी m ही है। तो मेरा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये मेरा फाइनल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम को हम लोग डिनोट कर देते हैं pf से। ठीक है, ये हो गया मेरा mv। ठीक है, अब देखो जब मेरा इनिशियल पता है, फाइनल पता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता था, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ मान लो यहाँ पे मेरा मोमेंटम था, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड और मास मेरा यहाँ पे मान लो 2 kg था, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना लगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मास तो 2 ही kg रहेगा, मास 2 ही kg रहेगा, लेकिन वेलोसिटी मान लो यहाँ पे होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मेरा मोमेंटम कितना हो जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो मैं चेंज कितना हुआ, मोमेंटम पहले 10 था, अब 20 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 20 माइनस 10, 10 चेंज हो गया ना, 10 से 20 में जाने में कितना लगा, 10। तो मतलब फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम में निकल जाएगा। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम को हम नोट करेंगे डेल्टा p। किससे, डेल्टा हमेशा हम मैक्सिमम टाइम चेंज के यूज करते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम pf माइनस इनिशियल मोमेंटम pi। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम मेरा कितना था, mv माइनस mu, mv माइनस mu, दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन ले लो, तो m कॉमन ले लोगे तो v माइनस u क्या हो जाएगा, v माइनस u। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये तो चेंज इन मोमेंटम समझ गए क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, मतलब रेट क्या होता है, रेट मतलब जहां भी रेट लग गया मतलब कि 1 सेकेंड में क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब कि 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है। अब यहीं पे ध्यान दो, सपोज करो यहाँ से यहाँ जाने में
यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? तो अब ध्यान दो, यहाँ पे 5 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो गया इसका? 10। तो 1 सेकंड में कितना हुआ होगा? 2 2 2 2 2 5 सेकंड में 2 2 2 करके चेंज हुआ होगा, तभी ना 5 सेकंड बाद 10 हो गया होगा। तो चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना निकला? देखो तो मेरा फाइनल मोमेंटम था 20, इनिशियल मोमेंटम था 10 और टाइम टोटल कितना है? 5। तो इक्वल टू हो जाएगा 10/5 मतलब कि 2। तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके और टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसको डिवाइड कर देंगे, तब मेरा 1 सेकंड में निकल जाएगा ना। अगर 5 सेकंड में 10 चेंज हुआ तो 1 सेकंड में 2 ही चेंज होगा ना। हाँ, तो ध्यान दो, ये तो मेरा चेंज इन मोमेंटम था, तो मेरा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो मतलब कि मेरा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मेरा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी डिवाइड बाय टी। ये था चेंज इन मोमेंटम था ना, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइड बाय टी टाइम। तो मतलब कि चेंज इन मोमेंटम में क्या था? पीएफ माइनस पीआई, डेल्टा पी मेरा पीएफ माइनस पीआई था ना, डिवाइड बाय टी। और पीएफ माइनस पीआई मेरा क्या था? एमवी माइनस एमयू। ये क्या हो जाएगा? एमवी माइनस एमयू बाय टी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एम वी माइनस यू बाई टी। तो एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू बाई टी। अब पहला चैप्टर में जाओ, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला में ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। पढ़े थे ना। अब यहाँ पे देखो तो v माइनस यू बाई टी आ गया फिर से, v माइनस यू बाई टी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? m v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा? m a मा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? m a। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? m a, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m a। हो गया? वेयर क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? टी। समझ में आ गया? तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मेरा क्या होता है? समझ में आ गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है मतलब कि कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब एम वी हो गया मेरा फाइनल और एम यू हो गया इनिशियल। तो एम वी माइनस एम यू, एम एम कॉमन है तो एम बाहर निकाल लिए। एम क्या किया हम लोग? एम बाहर निकाल लिए तो बचा वी माइनस यू, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम निकल गया। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहीं भी रेट निकालते हो तो 1 सेकंड में निकालते हैं ना, तो 1 सेकंड में जो टोटल टाइम जो रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम में टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे जितना वो लिया। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी, दैट इज पीएफ माइनस पीआई बाय टी। तो एमवी माइनस एमयू बाय टी, क्योंकि पीएफ ये सब हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो एम वी माइनस यू बाई टी, और हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे पहला चैप्टर में कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन a। तो वहाँ पे हम लोग पुट कर दिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम ए। अब ध्यान दो, हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है? ये तो हम लोग समझ गए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है, जो ये वाला होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट।
जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जो भी बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होगा उस पे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है वो उस फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब मोमेंटम किस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझ में आया? तो याद रखना ये क्या बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change in momentum, the rate of change in momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied on an object। जो बाहर का अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो मोमेंटम चेंज जो मोमेंटम हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये समझ के उतार लेना पॉज करके, ये सब काफी आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखो तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स that the rate of change in momentum of an object is directly the rate of change in momentum of an object is directly proportional to the rate of change in momentum of an object is directly proportional to the external unbalanced force applied on that object ठीक है। and the change in momentum takes place in the direction of force। ये फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स दिख रहा है, जो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। तो समझे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, जो बाहर से उस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उस किसी ऑब्जेक्ट पे, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होता है। किस डायरेक्शन में ये चेंज इन मोमेंटम होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो मेरा बाहर का फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो F, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। अभी हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाले थे ना, क्या था, F माइनस PI बाई T, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, PF बाई PI हम लोग निकाले थे, क्या था, M कॉमन ले लेते हैं, V माइनस U बाई T निकाल लिए थे ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M V माइनस U बाई T, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम लोग यही निकाले थे ना अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो तो ये इसी को हम लोग क्या लिखे थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि V माइनस U बाई T इज इक्वल टू F होता है, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे।
ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मम्मी जब भी फोर्स लगाती है तो हम लोग को मतलब उठ जाते हैं, हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, है ना, सोए हुए रहते हैं, आप सुबह सुबह फोर्स लगाती है तो फोर्स इज इक्वल टू मास, फोर्स इज अब इक्वल टू भी मास हो जाएगी, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब ध्यान दो, हम लोग जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल टू चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर, अब जैसे हम लोग पिछले में पढ़े थे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन P इज इक्वल टू क्या हो गया था, mv, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट था तो मतलब कि कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी हट सकता है, बीच में कांस्टेंट घुसा दो तो जो ऐसा नंबर जो चेंज ना हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट घुसा देंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो F इज इक्वल टू KMA कर दो, F इज इक्वल टू बताते हैं कि F इज इक्वल टू KMA कर दो, क्लियर है। F को हम लोग क्या कर देंगे, KMA, यहाँ पे K क्या है, K एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट होता है। इसको कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी कहीं भी हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करोगे अभी। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट घुसा दो, वो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होकर इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो जैसे ये प्रोपोर्शनल था, अब ये कांस्टेंट घुसा दिया K, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ये K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, K का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, जैसे अगले चैप्टर में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल G, कैपिटल G का वैल्यू हम लोग घुसा देंगे तो ये ग्रेविटेशनल जो हम लोग का फॉर्मूला मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको एक प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे K इक्वल टू क्या है, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे K को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब ध्यान दो, टेकिंग द यूनिट वैल्यू ऑफ फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। यूनिट वैल्यू बोलेंगे मतलब तीनों का 1 1 मान लो पहले। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, मास इज इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स भी 1, मास भी 1, एक्सेलरेशन भी 1, तो K क्या हो जाएगा, 1। ये 1 हो गया तो ये दोनों 1 1 इधर के डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही ना होगा, तो K का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, 1। और फिर K का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब उतार लेना, ये तो डिफिनेशन है, उतार लेना जब हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखना। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू मेरा KMA आ गया, ठीक है। टेकिंग F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, M इज इक्वल टू 1 kg एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। we have K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर kg मीटर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, 1 न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर kg मीटर। इसको देख लो, यहाँ से जब इधर ले जाओगे तो इधर न्यूटन हो जाएगा, पर kg मास का नीचे आ जाएगा ना, पर kg एक्सेलरेशन का मीटर नीचे आ जाएगा, पर सेकंड जो था वो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब मेरा K का वैल्यू 1 हो जाएगा, K का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा तो पुट यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन, इसको मान लो इक्वेशन 1, पुट इन K इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे में यूज होगा, ठीक है। तो अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग एक फोर्स का फॉर्मूला भी निकाल लिए, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मतलब कि अब हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है, अभी हम लोग निकाले थे एम ए होता है, इसके पहले वाला फॉर्मूला जो हम लोग ड्राइव किए थे तो उसमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए होता है ना। अब देखो हम लोग फोर्स भी यहाँ पे एम ए निकाल दिए। हाँ, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो बोल रहा है, यहाँ पे अगर कांस्टेंट 1 होगा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the external unbalanced force applied on that object and the direction of the change in momentum is same as the direction of the force। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, फिर से सुन लो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? समझ में आ गया क्या होता है? जो मोमेंटम एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो चेंज होता है उसको चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, उसी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पे जो बाहर से फोर्स लग रहा है। अब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा तो उसको कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो जा रहा होगा ना, तो वो फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? हाँ, और जो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यही बोलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं, इसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा, व्हाट्सएप पे भी एक वीडियो छोटा सा डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। जिसको पिछला वीडियो में प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का वीडियो हम व्हाट्सएप पे दे देंगे आज, ठीक है। और ये वीडियो देख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ठीक है। तब तक इसको पढ़ लो, समझ लो, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, और फिर से हम इसका छोटा मोटा वीडियो बनाकर अगर नहीं समझ में आया तो तुम लोग दे देंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं समझ में आ जाए। एक बार नहीं समझ में आया तो कम से कम 2-3 बार देख के पूछ लेना, 2-3 बार वीडियो देख लेना, फिर पूछना कि सर समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही।